गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेन ऑफ टेरर तक चर्चा की थी। 1793 से 1794 का जो पीरियड था वो रेन ऑफ टेरर था। और अब उसके बाद क्या होता है कि रोबेस्पियर के शासन का अंत होता है और उसके बाद डायरेक्टरी रूल फ्रांस में उसकी शुरुआत होती है। फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर क्लास टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट के रूल का जब फॉल होता है तो फिर आपको वेल्दियर क्लास के लोगों को एक तरह से कहिए कि वो अलाउड हो जाता है पावर को सीज करने के लिए। और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड होता है, नया संविधान इंट्रोड्यूस्ड होता है जिसमें कि नॉन प्रॉपर्टाइड जो पर्सन्स थे जिसको कि कुछ समय के लिए राइट टू वोट सफरेज मिला, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड किया गया और उसमें जो नॉन प्रॉपर्टाइड पर्सन्स थे उसको फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इससे पहले कुछ दिनों के लिए उसको मताधिकार मिला था। 21 ईयर्स एबव जो भी लोग थे उसको राइट टू वोट मिला था, लेकिन फिर से अब उसको जो नॉन प्रॉपर्टाइड पर्सन थे उसको सफरेज से राइट टू वोट से वंचित कर दिया गया। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता, ये जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी रूल, इसका भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसमें भी नहीं थी। वो राजनीतिक रूप से बहुत ही अस्थिर था, जिसके कारण से नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का, राइज ऑफ नेपोलियन का मार्ग प्रशस्त हो गया, उसका रास्ता साफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि डिड वीमेन हैव रिवॉल्यूशन। क्या ये जो क्रांति हुई इसमें महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के अधिकार के लिए भी कुछ सोचा गया या उसकी भी क्रांति हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग को उस पर चर्चा करने से पहले यह जानना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति क्या थी फ्रांस में। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होती रही थी ताकि उसकी स्थिति में सुधार हो और वह भी अपने घर से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में या अन्य सामाजिक गतिविधि में अपने आप को शामिल कर सके, परंतु ये वह संभव नहीं हो रहा था। इसके लिए खास करके जो तीसरे स्टेट की महिलाएं थी वो अपने गुजारा करने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए विभिन्न कार्य को करती थी, और लेकिन उसको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, पढ़ाई लिखाई से उसको वंचित रहना पड़ता था। तीसरे स्टेट के केवल वही कुछ धनी महिलाएं, धनी परिवार की जो लड़कियां थी, उसी को पढ़ाई लिखाई से मतलब था, उसी को पढ़ाया जाता था। फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसकी शादी कर दी जाती थी और वह अन्य गतिविधि में भाग नहीं ले पाती थी। महिलाएं अपने हितों के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और बहुत सारे अखबार में अपने इश्तेहार निकाले, अपनी समस्याओं को महिलाओं ने रखी। सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो क्लब था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये उसका मशहूर एक क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये सबसे मशहूर क्लब था महिलाओं का, और इसकी प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों की तरह ही सभी गतिविधि में अधिकार मिले, राजनीति के क्षेत्र में, असेंबली में। ये सभी 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक, इनएक्टिव सिटीजन का दर्जा दे दिया गया था। तो इसके विरुद्ध भी महिलाओं का संघर्ष जारी था और महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली मेंबर, तो महिलाएं मेनली मताधिकार, असेंबली मेंबर एवं पॉलिटिकल जो गतिविधि है उसमें भागीदारी की मांग उसका प्रबल था और वो मांग रखी थी। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के कुछ कानून भी लागू किए थे, जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा, इसके बाद मर्जी के खिलाफ शादी के लिए उसको विवश नहीं करना और तलाक को कानूनी रूप देना, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण और छोटे मोटे व्यवसाय चलाने की अनुमति। ये प्रारंभिक काल में क्रांतिकारी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की गई थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। मताधिकार और समान वेतन के लिए
महिलाओं का यह आंदोलन अगली सदी में भी विश्व के कई देशों में चलता रहा और फाइनली 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त किया और उसको मताधिकार मिला। एक लंबी अरसे की लड़ाई के बाद 1946 में महिलाओं को राइट टू वोट, जिसको सफ्रेज कहते हैं, वह उसको प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एबोलिश ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एबोलिश ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत। फ्रेंच कॉलोनी में एक दास प्रथा का सिस्टम था, एबोलिश का सिस्टम था। अब उसका अंत कैसे किया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये दास प्रथा क्या था और किस तरह से दास का व्यापार होता था, जो स्लेव लोग भेजा जाता था और उसको बेच दिया जाता था। तो कैरिबियाई कॉलोनी, जिसमें कि आप ध्यान देंगे मार्टिनिक, गॉर्डेलॉप, सेंट डोमिंगो, ये सब में तंबाकू, नील और कॉफ़ी की काफ़ी खेती होती थी और ये इसका आपूर्ति करता था, इसको वो सप्लाई करते थे। इसके लिए उसको अत्यधिक मजदूर की आवश्यकता पड़ती थी और यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीनों कॉन्टिनेंट के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था कि स्लेव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर पहुंचाना और उसको बेच देना, ये इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और स्थानीय सरदार से दास खरीदते थे। फिर उस दास को क्या कर दिया जाता था, दागा जाता था। उसको दाग करके हथकड़ी पहनाकर और 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूसा जाता था और 3 महीने की यात्रा सफ़र करने के बाद उसको बगान मालिक के पास बेच दिया जाता था। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की काफ़ी शिकायत होने लगी, क्योंकि मनुष्य को बेचा जाना, लेबर को बेचा जाना उसको पता भी नहीं था और वो बिक जाता था, तो इसकी शिकायत होने लगी। और 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया और 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष तक तो ये चला, दास प्रथा का अंत हो गया। 10 वर्ष के लिए दास प्रथा का अंत हुआ, लेकिन 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा की शुरुआत कर दी और फाइनली दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दास प्रथा का अंत। अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर जो इंटरनल कुछ क्वेश्चंस हैं वह भी हम बना करके आपको पोस्ट कर देंगे, भेज देंगे। आप उसको नोट कर लेंगे, जहाँ तक संभव हो क्वेश्चन आंसर तैयार करने का प्रयास करेंगे। सभी भैया बहनों को धन्यवाद, आशीर्वाद।